नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आधुनिक भारत के इतिहास की जो सीरीज हमने शुरू की थी उससे संबंधित ये हमारा दूसरा वीडियो है, जिसमें हम जनजातीय विद्रोह का गहन तरीके से अध्ययन करेंगे। और आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और मेरा कंटेंट दोनों पसंद आए, कृपया ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मुझे अपना स्नेह प्रदान करें, ताकि मैं इसी ऊर्जा के साथ नए नए वीडियो लाकर आपकी सफलता में थोड़ी सी सहभागिता अदा कर सकूं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो जैसे टॉपिक तो हमारा वही है कि 1857 के पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जन असंतोष। ठीक है। विपिन चंद्रा के अनुसार विद्रोह का वर्गीकरण तीन तरीके से किया गया है ना, जिसमें से जन विद्रोह को हमने पूरे तरीके से कवर कर लिया है। आज का हमारा मुख्य विषय है जनजातीय विद्रोह, है ना। और जनजातीय विद्रोह को कवर करने के बाद अपन आएंगे किसान विद्रोह में। तो जनजातीय विद्रोह के यदि हम जिम्मेदार कारण की जांच पड़ताल करें तो इसमें अपन को जो है तीन कारण मुख्य रूप से नजर आते हैं, जिसमें से सभी कारण इसी के इर्द गिर्द हैं। तो पहला कारण है ब्रिटिश आर्थिक नीतियां, दूसरा है ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियां और तीसरा ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियां। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि इसे जो कारण है इन्हें पढ़ने से पहले अपन थोड़ा इनकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं कि भैया जनजातियों की विशेषताएं, जो जनजातीय समाज होता था उनकी विशेषताएं क्या होती थी। तो अपन विशेषताओं की यदि बात करें तो विशेषताओं में क्या होता था कि पहला ये है कि ये अपनी जो है स्वतंत्र पहचान रखते थे भैया, है ना। स्वतंत्र पहचान रखते थे। ये जो है इनका जो समाज था ये किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करते थे। ठीक है। दूसरा ये कि भैया इनकी रीति रिवाज मान्यताएं थी। रीति रिवाज मान्यताएं। तीसरा कारण की यदि हम बात करें तो भैया ये सामुदायिक या सामूहिक संपत्ति की अवधारणा में विश्वास रखते थे। मतलब यहाँ पे व्यक्तिगत संपत्ति नहीं हुआ करती थी, ये सामुदायिक संपत्ति में विश्वास रखते थे, है ना। और चौथी बात ये है जो मुख्य है कि ये नर बलि प्रथा के समर्थक थे। इनके धार्मिक क्रियाकलाप जो होते थे नर बलि प्रथा से युक्त होते थे। ठीक है। ठीक है। अब ये विशेषताएं हमने क्यों पढ़ी जनजातीय विद्रोह के कारणों से पहले, क्योंकि जितने भी कारण होंगे ये जो विशेषताएं हैं इन्हीं विशेषताओं में जब उनकी हस्तक्षेप होगा तो वही बनेगा कारण विद्रोह का। तो जितने भी कारण हैं इन विशेषताओं की प्रतिक्रिया के रूप में जो है सामने आते हैं। तो चलिए अब अपन देख लेते हैं ये ब्रिटिश आर्थिक नीतियां। तो यदि हम ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की बात करें तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो ग्रामीण भू राजस्व व्यवस्था थी, ग्रामीण भू राजस्व व्यवस्था, है ना। इसमें क्या किया अंग्रेजों ने, बढ़ा दिया भैया जमींदारों प्लस महाजनों का प्रभाव, है ना। जब जमींदारों और महाजनों का प्रभाव बढ़ेगा तो भैया उनका जो स्वतंत्र व्यवस्था थी, जो अपनी स्वतंत्र पहचान रखते थे, उसमें तो हस्तक्षेप होगा ना, है ना। और दूसरा बात है जमींदार महाजन क्या करने लगे, जनजातियों को भूमि से बेदखल करने लगे। ठीक है। जनजातियों को भूमि से बेदखल करने लगे, है ना, जिससे वो विद्रोह की ओर अग्रसर हुए। ठीक है। एक तो अपन ये देख लिया। दूसरी यदि हम बात करें तो क्या था कि भैया ये हमने पहले वीडियो में भी पढ़ रखा है कि जनजातियों को ला दिया गया
कर के दायरे में, है ना, कर के दायरे में ला दिया गया। तो क्या हुआ कि जनजातीय जो मदिरा निर्माण करते थे उस पर कर लगाने लगा, कर लगाने लगे अंग्रेज, है ना। तो जनजातियों के जो परंपरागत अधिकार थे और रीति रिवाज एक तरीके से उनमें हस्तक्षेप हुआ। अब जब अधिकार और रीति रिवाजों में हस्तक्षेप होगा तो वो विद्रोह की ओर अग्रसर होंगे। ठीक है। तीसरी यदि हम बात करें आर्थिक कारणों में ही, तीसरी बात यह है कि जनजातीय समाज जो था पूरी तरीके से वन संपदा पर निर्भर था। ये हम पहले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, केवल आपको मैं रिकैप कराने का प्रयास कर रहा हूं, है ना। वन संपदा पर पूरी तरीके से निर्भर। अब जो वन संपदा को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया, सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया, तो जनजातियों का जंगल से परंपरागत अधिकार तो समाप्त हो गया। अब जब परंपरागत अधिकार समाप्त हो गया तो जनजातीय विद्रोह की ओर अग्रसर हुए। अब अपन देखें, ये तो आर्थिक कारण हो गए। आर्थिक कारणों में क्या, जमींदारों और महाजनों का प्रभाव बढ़ा, जनजातीय भूमि से बेदखल। दूसरे कारण की यदि हम बात करें तो जनजातियों को कर के दायरे में ला दिया गया, उनके मदिरा निर्माण पर कर लगा दिया गया। और तीसरा कारण क्या है, जनजातीय जीवन पूरे तरीके से वन संपदा पर निर्भर होता था, और जब वन संपदा को ही सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया तो जनजातीय जो स्वतंत्र पहचान होती थी उस पर हस्तक्षेप हुआ और जनजातियों में असंतोष हुआ, जिसका परिणाम विद्रोह के रूप में सामने आया। फिर अपन देखते हैं ब्रिटिश प्रशासनिक विद्रोह। पहले से इरेज कर लो। ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियां, प्रशासनिक नीतियों के अंतर्गत अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे, है ना, उनका विस्तार कर दिया गया जनजातीय क्षेत्रों तक, जनजातीय क्षेत्रों तक। तो वही बात सामने आई कि उनकी जो विशेषता होती थी स्वतंत्र पहचान, उसमें हस्तक्षेप और विद्रोह, है ना। इस तरीके से आपको लिंक करते जाना, है ना। दूसरा, जब विस्तार किया, विस्तार किस तरीके से किया, जंगलों में वनों को काटकर सैन्य छावनी, ठीक है ना, रेलवे लाइन, खाना इत्यादि का निर्माण किया जाने लगा, है ना। अब जब निर्माण किया जाने लगा तो भैया जनजाति तो पूरी तरीके से वन पर ही निर्भर थे। अब जब वनों को काट दिया गया तो उनको वहां से होना पड़ेगा विस्थापित, है ना। उनकी पहचान जो होती थी उस पर चोट हुई और असंतोष का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रशासनिक नीतियों में केवल इतना ही है। अब अपन आते हैं सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों पर। सामाजिक सांस्कृतिक नीतियां, ठीक है, इनमें देखते हैं। तो ब्रिटिश जो होते थे जनजातियों को असभ्य कहकर पुकारते थे और असभ्य समझते थे, है ना, असभ्य समझते थे। और उन्हें जो है जबरन धर्म परिवर्तन करवाते थे, उनसे जबरन धर्म परिवर्तन करवाते थे, जिनसे उनकी जो रीति रिवाज मान्यताएं होती थी विशेषताओं के रूप में जो हमने देखा है, तो उस पर हुआ हस्तक्षेप, है ना, और विद्रोह का मार्ग हुआ प्रशस्त। नंबर दूसरा, तो मैंने आपको नरबली बताया था विशेषताओं के रूप में, है ना। तो जनजातीय समाज जो होता था नरबली प्रथा का समर्थक था। ब्रिटिश समाज में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इसका विरोध किया, है ना। जिसका सर्व प्रमुख उदाहरण क्या है,
ये अपन पढ़ेंगे आगे, खोंड जनजाति का विद्रोह, है ना, जिसका सर्व प्रमुख उदाहरण है खोंड जनजाति का विद्रोह। क्योंकि जनजातीय समाज जो है नरबलि प्रथा का समर्थक हुआ करता था और अंग्रेजों ने किया इसका विद्रोह, जिससे उनके रीति रिवाज और मान्यताएं हुई बाधित और जनजाति जो है विद्रोह की ओर अग्रसर हुए। नंबर 3 की यदि हम बात करें तो जनजातियों से जबरन मजदूरी करवाई गई। जनजातियों को जबरन मजदूरी के लिए बाध्य किया गया। वस्तुतः सड़क निर्माण हो गया, रेलवे लाइन का जो उन्होंने विकास किया, बागानों में खेती, है ना, ऐसे कार्यों में जनजातियों को लगाया गया, है ना, जिससे उनमें असंतोष उत्पन्न हुआ। ठीक है। नंबर 4 पे यदि हम बात करें तो जनजातीय समाज जो होता था, ये पीटी की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो सभी है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर एक शब्दावली सामने आती है। सामूहिक संपत्ति की जो अवधारणा होती थी ना, उसे खुटकट्टी खुटकट्टी प्रथा के नाम से जाना जाता था। ठीक है। तो जनजातीय समाज जो है सामूहिक संपत्ति की अवधारणा पर विश्वास करते थे। ठीक है ना। और जब ब्रिटिशर्स ने जो नीतियां लागू की तो उनकी इस अवधारणा पर, जो ये सामूहिक संपत्ति की अवधारणा है, इस पर हुई चोट। और जब इस पर हुई चोट तो वही विद्रोह। ठीक है। नंबर 5वां भी पीटी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ एक शब्दावली फिर आपके सामने आती है, दीकू। ठीक है। जनजातियां जो होती थी, ठीक है, जनजातियां जो होती थी, इनका समझिए ये पूरा एक क्षेत्र है ना। अब इससे बाहर जितने भी लोग होंगे, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे जमींदार हो, चाहे साहूकार हो और चाहे ठेकेदार हो, ये दीकू के नाम से जो है जाने जाते थे। जनजातियां इन्हें दीकू कहती थी। ठीक है ना। और जब इन्होंने जनजातीय क्षेत्र में प्रवेश किया तो फिर उनकी जो है व्यवस्था पर हस्तक्षेप हुआ और जनजातीय जो है विद्रोह के रूप में आगे बढ़े। ठीक है। फिर अपन देखते हैं, ये तो अपन ने जनजातीय विद्रोह के जिम्मेदार जितने भी कारण थे, इन्हें अपन ने विस्तार से पढ़ लिया है। अब अपन प्रमुख जनजातीय विद्रोह की शुरुआत करते हैं, जिसमें से स्क्रीन पर जितने भी विद्रोह दिए गए हैं उसमें से एक एक को अपन जो है जितना एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा उतना उस विद्रोह को कवर करेंगे। इसमें मैंने जो है यहाँ पे कोल विद्रोह का जिक्र करना भूल गया था, तो इसे लिख देते हैं यहाँ पे, इसे भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं खासी विद्रोह की। ठीक है। तो खासी विद्रोह, तो अपन को इसकी जो है समयावधि भी देखते जाना है, क्योंकि एग्जाम में जो है समयावधि भी पूछ लेता है, या किसी दूसरे विद्रोह की समयावधि दे देगा। तो अपन को कम से कम इसलिए अपन को समयावधि पता होनी चाहिए, ताकि अपन उस ऑप्शन को गलत टिक कर सके, है ना। क्षेत्र कौन सा था? क्षेत्र था ये उत्तर पूर्वी भारत। उत्तर पूर्वी भारत। ठीक है। क्यों विद्रोह हुआ? इस क्षेत्र में हुआ सड़क निर्माण का कार्य शुरू। ठीक है ना। और यहाँ पर जो है भैया जनजातियों को बलपूर्वक श्रम के लिए बाध्य किया गया। ठीक है। जिसकी परिणति होती है विद्रोह। ठीक है भैया। इसमें अपन को नेतृत्वकर्ता विशेष रूप से देखना है ना। नेतृत्वकर्ता, तो नेतृत्वकर्ता थे इस विद्रोह के, खासी विद्रोह के, तीरथ सिंह। ये अपना हो गया खासी विद्रोह कवर। अब अपन आते हैं कोल विद्रोह पर। ठीक है।
तो कोल विद्रोह की समयावधि है 1831। ठीक है, किस क्षेत्र में हुआ? छोटानागपुर क्षेत्र में। ठीक है, नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत। और कारण क्या था विद्रोह का? जनजातियों से भूमि का छीन लिया जाना। ठीक है, तो ये जनजातीय विद्रोह जितने भी होंगे, तो इन सभी में एक कॉमन पॉइंट यदि मैं आपको बताना चाहूं, पूरे जनजातीय विद्रोह का सार की जितनी विशेषताएं मैंने आपको पढ़ाई हैं, उन विशेषताओं में से किसी भी विशेषता पर हस्तक्षेप होगा, वही कारण सभी जनजातीय विद्रोह में से एक होगा। कोई ना कोई कारण विशेषताओं में से एक जनजातीय विद्रोह का होगा। तो ये अपना कोल विद्रोह जो है पूरी तरीके से कवर हो गया है। इतना ही पढ़ना था अपन को, ज्यादा मोटी नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं है। केवल उतना पढ़ें जितना एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। फिर अपन आते हैं संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह की समयावधि यदि हम बात करें, तो संथाल विद्रोह की समयावधि है 1855-56। ठीक है ना। क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्र है झारखंड। ठीक है, नेतृत्वकर्ता देखें, इसमें सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलू छानू, इतने नाम आपको विशेष रूप से याद रखने ही रखने हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है ना। विद्रोह का कारण क्या था? संपत्ति अधिकारों को लेकर विद्रोह किया। ठीक है, झारखंड का ये राजमहल पहाड़ियां जो है ना, राजमहल पहाड़ियों वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो एक समरी में जो है आपको संथाल विद्रोह से संबंधित बता दूं कि क्या हुआ कि जनजातियों ने किया संपत्ति अधिकारों को लेकर विद्रोह। क्षेत्र कौन सा था? राजमहल पहाड़ियों वाला। ठीक है ना, झारखंड का। क्या हुआ था कि जमींदारों ने क्या किया, संथालों को भूमि से बेदखल करने लगे। ठीक है, अब जब भूमि से बेदखल किया जाने लगा जनजातियों को, तो संथालों ने पहले क्या किया, स्थानीय अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। ऐसा नहीं है कि सीधे विद्रोह करने लगे, पहले उन्होंने अपनी समस्याएं रखी। ठीक है, किंतु समाधान नहीं होने से भैया फिर उनके पास एकमात्र रास्ता बचता है विद्रोह का, और सरकार ने इस विद्रोह का दमन किया। साथ ही सरकार ने क्या किया कि संथालों को, ये जो है संथाल विद्रोह की सफलता ये है, संथाल विद्रोह की सफलता इस बात में है कि सरकार ने संथालों का जो क्षेत्र था, ठीक है, उसे पृथक क्षेत्र घोषित कर दिया, पृथक क्षेत्र घोषित कर दिया गया। ठीक है ना। अब और इस पृथक क्षेत्र का नाम क्या रखा गया? इस पृथक क्षेत्र का नाम रखा गया संथाल परगना। ठीक है ना। और यहाँ पर ब्रिटिश कानून ये सख्ती से लागू नहीं होंगे। ठीक है ना, शिथिल रूप से रहेंगे। ठीक है ना। और जो जमींदारों द्वारा उन्हें भूमि से बेदखल किया जा रहा था, है ना,
तो भूमि भेदक हल से रोक लगा दी गई, है ना। तो ये संथाल विद्रोह तो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहा, है ना। लेकिन इन विद्रोहों की जो है असफलता एक रूप में दिखती है कि ये विद्रोह जो थे अपना स्थानीय स्वरूप लिए हुए थे, है ना। ये अपन आगे जब जनजाति विद्रोहों का स्वरूप पढ़ेंगे तो उसमें अपन इसे थोड़ा और विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। तो ये मुझे जो है थोड़ा इसकी असफलता दिखाई देती है। फिर अपन आते हैं कौन सा नेक्स्ट है, रामदंडू विद्रोह। रामदंडू विद्रोह, इसका टाइम ड्यूरेशन है 1884 टाइम पीरियड है, ठीक है ना। इसमें अपन को केवल याद रखना नेतृत्व करता और एक कोट जो इससे संबंधित है। तो नेतृत्व करता है इनके राजा अनंत नहीं है, राजन अनंत नैया, ठीक है ना। और इस विद्रोह में कहा गया किनके द्वारा, राजा अनंत नैया के द्वारा ही कहा गया कि यदि मुझे, ये एग्जाम में आ सकता है कि ये कथन किसका है, तो ये आपको जो है अपने दिमाग में इस बात को रखना है कि यदि मुझे सैनिक और शस्त्रों की सहायता मिले तो मैं राम की भूमिका निभाने को तैयार। ये हो गया अपना रामदंडू विद्रोह। रामदंडू विद्रोह कुछ खास नहीं है, जो खास था यही है और मैंने आपको बता दिया। फिर अपन आते हैं जालिया ग्राम आंदोलन। जालिया ग्राम आंदोलन को अपन पढ़ेंगे क्योंकि ये ठीक ठाक मात्रा में महत्वपूर्ण आंदोलन। ठीक ठाक मतलब ठीक ठाक। जालिया ग्राम, ठीक है। इसका दूसरा नाम, इसे मणिपुर विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मणिपुर विद्रोह के लिए, और ये है समयावधि है इसकी 1891, ठीक है। तो जालिया ग्राम आंदोलन में परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको मिलेंगे जिन्हें मैं पीटी, जो पॉइंट के मतलब प्रीलिम्स के दृष्टि महत्वपूर्ण होंगे वहां पे पीटी लिखता जाऊंगा और जो है उन्हें आपको विशेष रूप से स्टार देना है। तो यदि जालिया ग्राम आंदोलन की पृष्ठभूमि को देखें तो क्या हुआ कि मणिपुर में जब ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई तो ब्रिटिश सत्ता ने क्या किया कि वहां की जनता को शासक के बदले ब्रिटिशर्स को कर देने के लिए बाध्य किया, ठीक है ना। एक कर कौन सा था, कर था भूमि कर, ठीक है। तो जनजातियों ने कर दिया विद्रोह। बस जनजातियों को कोई खास रीजन नहीं चाहिए विद्रोह करने को, उनका जो भाई
स्वतंत्र पहचान है, उस पे आप हस्तक्षेप करोगे तो विद्रोह के लिए तैयार रहो। तो 20वीं सदी 20वीं सदी में जैदोनांग, ठीक है। तो जैदोनांग नामक जो जनजातीय नेता थे, जनजाति नेता, ठीक है ना, इनके नेतृत्व में हरका नामक धार्मिक आंदोलन चलाया गया, ठीक है ना। हरका धार्मिक आंदोलन ने इन्होंने क्या किया, इसके तहत उन्होंने युवकों को संगठित किया, ठीक है ना, और हिंसक गतिविधियों के माध्यम से अंग्रेजों के जो भी जैसे थाना हो गया, उनकी सैन्य छावनी हो गई, उनके भंडार गृह हो गए, है ना, तो उन पर आक्रमण किया, आग लगाई और उन्हें मार भगाने का प्रयास किया, किंतु अंग्रेजों ने 1930 में जैदो नांग को पकड़कर फांसी दे दी। फांसी देने के पश्चात क्या हुआ कि इनकी फांसी के पश्चात इसी आंदोलन का नेतृत्व किया रानी गेंडिनल्यू ने। अब रानी गेंडिनल्यू से संबंधित जितने भी पॉइंट हैं ये आपको विशेष रूप से याद रखना है, क्योंकि इनसे संबंधित जितने भी पॉइंट हैं सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये भी जनजाति से ही जुड़ी हुई थी। कौन सी जनजाति थी? नागा जनजाति, नागा जनजाति, ठीक है। दूसरा ये कि इन्होंने गांधीवादी पद्धति से आंदोलन चलाया, ठीक है। और तीसरा ये कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी पद्धति तो वही थी इनकी गांधीवादी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी इन्होंने गांधीवादी पद्धति से अंग्रेजों का विरोध किया, ठीक है। और 1932 में सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और आजादी के पश्चात, ठीक है, जब भारत सरकार के द्वारा उन्हें मुक्त किया गया तो जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी शब्द से संबोधित किया। मतलब ये जो रानी शब्द इनके आगे लगा हुआ है ये जवाहरलाल नेहरू की दी हुई उपाधि है। तो रानी गेंडिनल्यू से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन से? नागा जनजाति से जुड़ी हुई थी, है ना, और ये जो हमारे जैदोनांग जनजातीय नेता थे इनकी फांसी के पश्चात आंदोलन का नेतृत्व गेंडिनल्यू ने ही किया, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधीवादी पद्धति से इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया, 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया और स्वतंत्रता के पश्चात जब इन्हें मुक्त किया गया तो इन्हें रानी शब्द से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संबोधित किया गया। तो जालियाग्राम आंदोलन की ही तर्ज पर हम मुंडा या उलगुलान विद्रोह को भी विस्तार से कवर करेंगे, क्योंकि यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण विद्रोह की श्रेणी में आता है। तो मुंडा या उलगुलान विद्रोह, तीसरा नाम यदि हम देखें तो इसे महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है। इसका टाइम पीरियड है 1899, ठीक है। अब एक लाइन में यदि मैं मुंडा विद्रोह को कवर करना चाहूं तो मुंडा विद्रोह सामाजिक, ठीक है, धार्मिक एवं राजनीतिक स्वरूप से युक्त था। अब इस लाइन से पूरा मुंडा विद्रोह का अपन को सार कैसे पता चलता देखते हैं। सामाजिक स्वरूप कैसे? सामाजिक स्वरूप ऐसे, यह पे अपन उद्देश्य लिख देते हैं कि इसका उद्देश्य था शोषण मुक्त समाज की स्थापना।
शोषण मुक्त समाज की स्थापना, ठीक है। अकाल, बीमारी से पीड़ित लोगों की सेवा करना, ठीक है। धार्मिक स्वरूप कैसे था? कर्म कांडों से मुक्त हुए आप, ठीक है। और ईश्वरवाद पर विश्वास करिए, एक ईश्वरवाद पर विश्वास करिए, ये इसका धार्मिक उद्देश्य था, ठीक है। और राजनीतिक उद्देश्य की यदि हम बात करें तो राजनीतिक उद्देश्य सर्व प्रमुख महत्वपूर्ण तात्कालिक कारणों में से एक कि ब्रिटिश सरकार को किसी भी प्रकार का कर नहीं देना और एक स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना, एक स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना था। तो ये स्वरूप जो है आपको विशेष रूप से याद रखना है, क्योंकि किस सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्वरूप से युक्त था। यदि ये लाइन विकल्प के रूप में आती है तो इसे आपको सही ही टिक करना। और यदि इसके अलावा कोई दूसरा स्वरूप विकल्प के रूप में आता है तो यदि ये लाइन आपको पता है तो आप उसे गलत लिख सकते हैं, ठीक है। अपन आते हैं नेतृत्वकर्ता, यदि हम बात करें तो नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा स्वयं थे, ठीक है ना। उनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875। अब ये 15 नवंबर मैंने यहाँ पे इनकी जन्म डेट का जिक्र क्यों किया है, ये बात आपको आगे पता चलेगी, ठीक है। इन्होंने अपने राजनीतिक कार्यक्रम का प्रमुख बनाया था दोनका मुंडा को। एक दोनका मुंडा इनके राजनीतिक कार्यक्रमों के प्रमुख थे, ठीक है ना। और इनके राजनीतिक कार्यक्रम के जो प्रमुख बिंदु थे वो क्या क्या थे? नंबर 1, सरकारी चाहे फिर वो नियम हो या कर्मचारी, सभी की अवहेलना करना। नंबर 2, भूमि पर होगा रैयतों का नियंत्रण। रैयत मतलब किसान। ब्रिटिशर्स कौन होते हैं? भूमि पर नियंत्रण करने वाले और कर की वसूली करने वाले। तो भूमि पर रैयतों का नियंत्रण। नंबर 3, सशस्त्र विद्रोह की योजना। नंबर 4, जब रैयतों का नियंत्रण होगा तो भैया कर तो नहीं ही देंगे, तो इसी से एक पॉइंट निकल कर आता है, कर न देना। नंबर 5, ये जो अपन ने पहले पढ़ रखा था, ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर एक मुंडा, स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना, ठीक है। ये हो गए इनके राजनीतिक कार्यक्रम के प्रमुख बिंदु, ठीक है। बिरसा मुंडा राजनीतिक कार्यक्रम का प्रमुख बनाया दोनका मुंडा को, और राजनीतिक कार्यक्रम के जिनके प्रमुख बिंदु थे, जिनमें से पहला था कि सरकारी नियम और कर्मचारियों की अवहेलना करना, भूमि पर रैयतों का नियंत्रण स्थापित करना, सशस्त्र विद्रोह की योजना, कर न देना और ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर एक मुंडा राज्य की स्थापना करना, ठीक है ना। अब बिरसा मुंडा की यदि हम बात करें स्वयं को ये मानते थे चमत्कारिक शक्तियों से युक्त, स्वयं को चमत्कारिक शक्तियों से युक्त मानते थे, ठीक है। इनका दावा था कि इनको हुए हैं ईश्वर के दर्शन, ठीक है ना।
और ये क्या कर सकते हैं, लोगों को निरोग कर सकते हैं, लोगों को निरोगी करने की चमत्कारिक शक्ति इनके पास, ऐसा इनका मानना था। ठीक है ना। अंत में क्या हुआ कि 1900 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सैल रकाब की पहाड़ी पर इस विद्रोह का दमन किया, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया। ठीक है ना। जहां जेल में ये 1900 ईस्वी में, ठीक है ना, 1900 ईस्वी में ही पेचिस की वजह से इनकी जेल में ही मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। उनकी ये जो अपन ने पढ़ा था ना कि सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्वरूप, ये स्वरूप बिरसा मुंडा ने ही इस विद्रोह को प्रदान किया था, है ना। तो उनकी इसी जो जन सेवा भावना थी, वीरता और बलिदान की भावना थी, इसी को याद करते हुए झारखंड, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जो आदिवासी क्षेत्र है, इन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। और भारत सरकार ने इनकी स्मृति में 2021 में 15 नवंबर, जो कि इनकी जन्म तिथि थी, इसी वजह से मैंने उनकी जो है जन्म तारीख का अंकन किया था। तो जो इनकी जन्म तारीख है, इसे बिरसा मुंडा जयंती, है ना, बिरसा मुंडा जयंती या जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। मतलब जो इनकी जन्म तारीख थी, इसे जनजातीय गौरव दिवस, मतलब जनजातियों के लिए यह दिन एक गौरव का दिन है। और हो भी क्यों ना हो भैया, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है। अपना हो गया मुंडा विद्रोह। फिर अपन आते हैं खोंड विद्रोह में, और उसके बाद देखेंगे रंपा विद्रोह। खोंड विद्रोह, ठीक है ना, 1837 से 1856, ठीक है ना। उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम जिले में जो विस्तारित पहाड़ियां हैं ना, वहीं पर खोंड जनजातियों का निवास था, और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया। नेतृत्व चक्र विश्वनाथ। ये आपको ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण, चक्र बिश्नोई। ठीक है ना। इस विद्रोह में यदि हम बात करें तो खोंड जनजाति के अतिरिक्त ये पॉइंट भी आपको याद रखना, चुमसर, कालाहांडी एवं कुछ अन्य जनजातियां थी, वो भी शामिल है इसको। चुमसर और कालाहांडी विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है। और खोंड जनजाति तो थी ही, नेतृत्व करता था चक्र बिश्नोई। 1837 से 1856 के बीच में हुआ। ठीक है। कारण वही जो अपन ने विशेषताएं प्रवृत्तियों के रूप में पढ़ा था कि जनजातीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप, नए कर आरोपित करने के विरोध में,
नंबर 3, जो जमींदार थे, जिन्हें जनजातियां क्या कहती थी, दीकू कहती थी। जमींदार जो है उनके क्षेत्र में प्रवेश करते थे, ठीक है ना। जनजातियों का उनके क्षेत्र में प्रवेश। तो ये थे खोड़ विद्रोह के कारण कि जनजातीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप, नए कर आरोपित और जनजातियों का उनके क्षेत्र में विरोध, ठीक है ना। और यही कारण थे खोड़ विद्रोह के। और 1900 यह विद्रोह चला 1837 से 56, लेकिन 1914 में उड़ीसा में, जो हमारा उड़ीसा क्षेत्र था, वहां फिर से विद्रोह जो है केवल इसी उम्मीद से शुरू हुआ कि विदेशी शासन का अंत होगा और वे स्वायत्त सरकार हासिल कर सकेंगे। तो ये अपना खोड़ विद्रोह का, खोड़ विद्रोह का। और खोड़ विद्रोह को यदि हम एक बार फिर से रिकैप करना चाहें तो 1837 से 56 समयावधि उड़ीसा से आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम जिले में विस्तारित जो पहाड़ियां हैं, वहां खोड़ जनजाति का निवास है। वहीं जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध खोड़ जनजातियों ने विद्रोह किया। नेतृत्व करता थे हमारे चक्र बिश्नोई। अन्य जनजातियां भी शामिल हुई, जिसमें से चुमसर, कालाहांडी और कुछ अन्य जनजातियां थी। कारण क्या था, जनजातीय रीति रिवाजों में अंग्रेजों के द्वारा हस्तक्षेप, नए कर आरोपित करना और जमींदारों का उनके क्षेत्र में प्रवेश। 1914 में उड़ीसा क्षेत्र में इसी उम्मीद के साथ यह विद्रोह या विद्रोह ही कहना उचित होगा, विद्रोह शुरू हुआ कि विदेशी शासन का अंत होगा और वे स्वायत्त सरकार हासिल कर सकेंगे, ठीक है। फिर खोड़ विद्रोह अपना हो गया। इसके बाद प्रमुख विद्रोहों में अंतिम विद्रोह है रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह की समयावधि देखो तो 1922 से 1924 तक, ठीक है ना। यह विद्रोह चलता है, ठीक है ना। क्षेत्र की बात करें, गोदावरी के उत्तर स्थित और रंपा क्षेत्र, ठीक है। वहां की जनजातियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया। नेतृत्व करता देखो, नेतृत्व करता है अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू नेतृत्व करता। विद्रोह के कारणों की यदि हम जांच पड़ताल करें तो जांच पड़ताल करने पर हमें यह रिपोर्ट सामने आती है कि विद्रोह जो है पुराने मुद्दों, पुराने मुद्दे कौन थे, साहूकारों द्वारा शोषण, झूम कृषि, जमाने से चले आ रहे चराई संबंधी जो अधिकार थे जनजातियों के, उस पर रोक लगाने वाला जो अंग्रेजों का वन कानून था, उसी के विरुद्ध यह विद्रोह हुआ, ठीक है। कारण कौन से, पुराने मुद्दों, साहूकारों द्वारा जनजातियों का शोषण और झूम कृषि, और जो उनके वन संपदा पर अधिकार होते थे, जैसे चराई संबंधी अधिकार और जितने भी वन संपदाएं होती थी उनसे संबंधित अधिकार। तो जब अंग्रेजों का वन संबंधित कानून आया तो उस कानून में इस बात का स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया कि जनजातियां जो है ना ही चराई कर सकती हैं और ना ही झूम कृषि कर सकती हैं। मतलब जनजातियों को उनके परंपरागत अधिकार से एक प्रकार से वंचित किया गया और जनजातियों ने विद्रोह किया। लेकिन इसका तात्कालिक कारण कुछ और था।
इस विद्रोह का तात्कालिक कारण कुछ और था। ये बात आपको विशेष रूप से याद रखना है, क्योंकि तात्कालिक कारण और कारण इस बात पर हेरा फेरी कर सकता है यूपीएससी। तो कारण और तात्कालिक कारण आपको जो है अलग अलग ही याद रखने हैं, मिक्सअप नहीं कर देना है आपको। तात्कालिक कारण था गुडेम जो तहसील थी, गुडेम का बास्टियन बास्टियन नामक अलोकप्रिय तहसीलदार, अलोकप्रिय तहसीलदार। अब यह क्यों था? क्योंकि इसने जनजातियों से बिना मजदूरी सड़क निर्माण पर, वन क्षेत्र में सड़क निर्माण की जा रही थी, बिना मजदूरी काम करने के लिए बात किया, है ना। तो रंपा विद्रोह 1922 से 24 क्षेत्र गोदावरी के उत्तर में स्थित रंपा क्षेत्र है, वहां की जनजातियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया। नेतृत्व करता थे अल्लूरी सीताराम राजू। कारण था पुराने मुद्दे जो साहूकारों के द्वारा शोषण किया जा रहा था, झूम कृषि और चराई जैसे अधिकार थे वन संपदा पर जनजातियों के। जब नया वन कानून आता है तो इन अधिकारों से उन्हें वंचित कर दिया जाता है और इसी वजह से जनजातियां विद्रोह की ओर आगे बढ़ती हैं। लेकिन तात्कालिक कारण कुछ और था। तात्कालिक कारण ये था कि गुडेम जो था, गुडेम का बास्टियन नामक जो तहसीलदार था, गुडेम का बास्टियन नामक तहसीलदार जनजातियों से वन क्षेत्र में सड़क निर्माण पर बिना मजदूरी काम करने के लिए बाध्य करता है और जनजातियों जो है सीधे विद्रोह की ओर अग्रसर होती है। तो ये अपने प्रमुख विद्रोह जो है कवर हो गए। अब अपना बचा अन्य प्रमुख जनजातीय विद्रोह, है ना। और जनजातीय विद्रोह का स्वरूप, जनजातीय विद्रोह की असफलता के कारण। तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो में, चूंकि वीडियो काफी बड़ा हो चुका है, लगभग 45 से 50 मिनट का, और सिपाही विद्रोह जो अपन को अगला पढ़ना है वो ज्यादा सिपाही विद्रोह नहीं है, कुछ खास नहीं है। तो इस वजह से ये अन्य प्रमुख जनजातीय विद्रोह का स्वरूप और असफलता के कारण ये अपन सिपाही विद्रोह में शुरू करेंगे। धन्यवाद।